और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको फैक्ट रटने का बर्डन नहीं है। आपको अगले 60 दिन में यही फोकस करना है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्ट तरीके से प्लान आउट करनी है। तो आप अपनी तैयारी को उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिवाइड करके जो माइक्रोली एनालाइज टेबल्स है, जो टॉपिक्स है, जो कीवर्ड्स है, जो एरियाज है, जो डायमेंशंस है, उसको कवर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। Zest IS, nurturing minds. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेस्ट आईज। आज के वीडियो में हम 60 डेज चैलेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये 60 डे चैलेंज और क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो 2024 के प्रीलिम्स के लिए अपीयर हो रहा है, वो अपने अगले 60 दिन किस स्मार्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन को हैंडल कर सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं जिसमें हाई इम्पैक्ट थीम्स को इंक्लूड किया जा सके, जिसके अंदर इनपुट आउटपुट रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। और ये सारे हाई इम्पैक्ट थीम्स यानी कि हिट, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थेमैटिक एनालिसिस के बेसिस के ऊपर डिपेंड है। अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है, ये एक इन टॉपिक्स को कवर करने की स्ट्रैटेजी होती है जो बेसिक्स को कवर करे, उसके साथ साथ एक लॉजिकल एबिलिटी आपकी डेवलप करे। यानी कि अगर माना जाए, अगर 60 दिन आप ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो आपको 3 लेयर्स पर अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को, यानी कि उस दिन डी डे दिन आप अपने प्रीलिम्स को एक आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला है नॉलेज बेसिस, सेकंड है नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड थर्ड है एबिलिटी टू इन्फॉर्म्ड लॉजिक मेकिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स ऑन द डी डे इटसेल्फ। यानी कि 26 मई के दिन आप अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कितने बेहतर तरीके से कॉमन सेंस, नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन के बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अवलोकित मेश्राम है। मैंने बीटेक इंजीनियरिंग की है, 3 बार यूपीएससी के मेंस लिखे हैं, एक बार 2021 में मैंने यूपीएससी सीएसई का इंटरव्यू भी अपीयर किया है, और मैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लिए ऑफलाइन में एकेडमिक हेड की पोजीशंस भी हैंडल कर चुका हूं, एंड आई वाज अ फैकल्टी फॉर फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली। नाउ मुद्दे की बात की जाए तो 60 डे स्ट्रैटेजी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि क्लॉक इज टिकिंग, यानी कि अगर आज से 75 दिन बचते हैं तो इफेक्टिव स्टडी के लिए हमारे पास 60 डेज की प्रिपरेशन बचती है। इसके अंदर कुछ छुट्टियाँ आएंगी, बच्चे होली मनाएंगे, कुछ दिन ब्रेक्स आएंगे, कुछ दिन उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो हम मान के चलते हैं कि इफ़ेक्टिवली हमारे पास 60 डेज बचे हुए हैं। उसके लिए हमारे पास एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, और वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी 360 डिग्री कवरेज ऑफ बेसिक्स के साथ हैंडल होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, पहला, आपके पास एक फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए। दूसरा, आप उन शेड्यूल को प्लान करते हुए एक हाई इम्पैक्ट थीम को टारगेट करें जिसके अंदर इनपुट आउटपुट रेशियो सबसे ज़्यादा हाई होता है। अगर हम बात करें इन 2 पैरामीटर्स को अगर हमने मैनेज किया तो अपने प्रिपरेशन में अगले 60 डेज तक हमारे लिए एक डिसिप्लिन का एलिमेंट अपने आप जुड़ जाता है। अगर बात करना है कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है, सबसे पहले आप बेसिक्स को कवर करेंगे। बेसिक्स को कवर करते वक्त भी उन्हीं बेसिक्स को क्लियर करेंगे जो यूपीएससी हर साल अपनी थीम्स में इंक्लूड करता है, अपने क्वेश्चंस में इंक्लूड करता है। और दूसरा, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने की एक कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे, और उसकी पैरेलल सीरीज हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। जो थर्ड पैरामीटर है उसके अंदर आप अपने नॉलेज और अपने एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं नॉलेज एप्लीकेशन हार्मनी। अगर हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट थीम्स यूपीएससी कवर करता है अपने किसी भी पेपर के अंदर, वो अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी है, जो कि क्लास 11 की एनसीईआरटी है। अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक इन पॉलिटी के अंदर, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर प्रियम्बल, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि फिलॉसफी ओरिएंटेड है, उन्हें यूपीएससी सबसे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता है।
अगर मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी यूनिक इन द नेचर वेयर आर्टिकल 1 to Article 51, Indian Constitution dictates only the philosophy and ethos of our Indian Constitution. ऐसा दुनिया में बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशंस पाए जाते हैं जो अपनी फिलॉसफी को सबसे प्राइम रखते हुए 51 आर्टिकल्स, उस फिलॉसफी के इर्द गिर्द ही इन आर्टिकल्स को लिखा गया है। अगर आप बात करेंगे किसी भी इथॉस की, जैसे कि राइट्स क्या होते हैं, स्टेट क्या होती है, गवर्नमेंट क्यों होता है, इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हमें फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आता है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर का एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर 44 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट 10 ईयर्स के अंदर, यानी कि ये सबसे ज़्यादा हाई इनपुट आउटपुट रेशियो माना जाने वाला टॉपिक है। अगर हम बात करें पांचवें टॉपिक की तो ये जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, शेड्यूल्स और अदर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, लोकल गवर्नेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, 1951, एमपी लैड, डिलिमिटेशन कमीशन, ये कुछ माइन्यूट टॉपिक्स है जिनके ऊपर यूपीएससी कभी ना कभी फोकस करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको ये जो थीम्स है वो तो एक कॉमन बुकिश थीम्स लग रही होंगी, लेकिन इसके एविडेंसेस अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, उसका चीफ पर्पस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं ये क्वेश्चन की जो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, आप देखेंगे 2020, 2021 और इससे पहले भी 2017, इन सारे सालों में डायरेक्ट ये सोर्स पाया गया है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी के अंदर से। अगर हम बात करें प्रियम्बल के डेट्स की तो आपने 2023 का ये क्वेश्चन तो देखा होगा जहां पर 26 नवंबर और उसके साथ 26 नवंबर 1949 और उसका कंपैरिजन या फिर उसकी गठन ड्राफ्टिंग कमेटी की हुई है, ऐसा ये क्वेश्चन कहता है। ये सारे क्वेश्चंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के एनसीईआरटी से निकल सकते थे। उसके बाद जो मैंने फिलॉसफी बोली थी, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर राइट्स की बात करना, ठीक है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात करना, और राइट्स की बात ये बहुत जनरलिस्टिक पॉलिटिकल साइंस की कॉन्सेप्ट यानी कि राइट्स की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। अगर हम बात करते हैं कि राइट क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ राइट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में कवर करते हुए दिखती है। फंडामेंटल राइट्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट इफ नॉट अ क्वेश्चन इट ऑलवेज कम्स इन अ ऑप्शन। तो हमें इन्फॉर्म होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स के इर्द गिर्द किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स के अंदर दो तरीके के क्वेश्चंस पाए जाते हैं। एक तो आर्टिकल्स को डिस्कस करना या फिर उसके रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में डिस्कस करना। और अगर हम डीपीएसपी के बारे में बात करें तो डीपीएसपी में दो हिस्से आते हैं। डीपीएसपी जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो उसके अमेंडमेंट्स, चेंजेस इसके ऊपर पूछा जाता है, और तीसरा उसका इथॉस या फिर फिलॉसफी के बारे में पूछा जाता है, यानी कि वेलफेयरिज्म के इर्द गिर्द डीपीएसपी का क्वेश्चन अराउंड सर्कल करता है। अगर हम बात करें 2017, 14, 19, 22 और 17 में किस तरीके से क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होते हैं फ्रॉम द थीम्स विच वी जस्ट डिस्कस बिफोर इन 2-3 स्लाइड्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यहाँ पर शेड्यूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। हर साल शेड्यूल के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, इन सारे शेड्यूल्स को बहुत अच्छे से करना आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि यूपीएससी हैव आस्क्ड शेड्यूल्स एवरी ईयर, एंड उसके बारे में अगर हम नहीं पढ़ते हैं डिटेल में तो ये हमारी गलती होगी कि हमने उस थीम को बहुत डेप्थ में, वर्टिकली डेप्थ में कवर करना चाहिए था। अगर हम बात करते हैं और एविडेंसेस की तो हम देखते हैं प्रियम्बल के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पाए गए, जहां पर जैसे हमने 2023 में पिछली कुछ स्लाइड्स में क्वेश्चन देखा था
कि कैसे इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949 क्या स्टेटस रहा. नाउ इट इज आस्किंग व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950. तो हम बात करते हैं कि इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक सोर्सेस, आपकी बेसिक थीम स्ट्रक्चर्स क्या होनी चाहिए. अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, आप देख सकते हैं 2021 में 2021 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया है, 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है. और अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, तो पार्लियामेंट के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं. एज वी डिस्कस 44 क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस टॉपिक. अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग के अंदर वेरियस फैसेट्स ऑफ मनी, यानी कि क्या वो लीगल टेंडर है, नहीं है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, मनी और उसका रिलेशन विद इन्फ्लेशन क्या है, सारी चीज़ें, यानी कि मनी मल्टीप्लायर, ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होनी चाहिए. दूसरा आता है मॉनेटरी सिस्टम एंड आरबीआई. आरबीआई की किसी भी पॉलिसी के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्या वो किस हद तक जाकर मनी एंड उसके सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करता है, क्या उसके इंस्ट्रूमेंट्स है, किस तरीके से आरबीआई अपना एक कंट्रोल मनी सप्लाई के ऊपर, यानी कि जो भी पैसे के बारे में ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है. फिस्कल पॉलिसी इज़ वन ऑफ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़. अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन ड्राइव्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन यूपीएससी. अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस की, मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि 10 क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी में. If we will divide it, generally this is a trend what we have seen from analyzing the previous year questions, that की 5 questions come from basics, जो कि बहुत applied basics होता है एक concept को use करके, and 5 questions came from current affairs. अब ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जब आप इन बेसिक्स को करते हैं, तब आपके पास एक इन्फॉर्म्ड लॉजिक बनाने के लिए एक माइंड फ्रेम बनने लगता है. लेकिन अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन किस क्वेश्चंस में नहीं होती है, तो उसमें भी किस तरीके से पीवाई की उसको एनालाइज करते हुए किस तरह से हम उसे एक इन्फॉर्म्ड लॉजिक की तरह, एक कॉमन सेंस की तरह निकाल सकते हैं, उसके भी एग्जाम्पल्स हम अपनी पीवाई की सीरीज में कवर कर रहे हैं. अगर हम बात करते हैं एविडेंसेस की, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको एक स्लाइड पहले डिस्कस किए थे, उन्हीं का रिफ्लेक्शन आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट देख सकते हैं. अगर हम बात करें तो इन टॉपिक्स के ऊपर रिजर्व बैंक और ये ट्रेजरी बिल्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. दूसरी अगर हम बात करें तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो मनी के ऊपर, क्या वो लीगल टेंडर है और किस तरीके से उसकी लीगल टेंडर की मीनिंग होती है, ये डिस्कस करने के लिए ये क्वेश्चन लिया गया है. अगर हम बात करते हैं एनीथिंग विच इज़ हैविंग अ मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, किस एक्शन से कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ये पूछा गया है. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मनी के इर्द गिर्द घूमती है. अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ मनी, जहाँ पर हमेशा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मनी का इन्फ्लेशन और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर मैक्रो एंड माइक्रो तरीके से कैसे इम्पैक्ट होता है, इसको एनालाइज करने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मनी के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पूछा गया है. अगर हम बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस यूपीएससी करता है, जिसके अंदर वो वर्टिकली भी डेप्थ जाते हैं और एक डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं, जो कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड होते हैं. और कुछ कुछ वो करंट अफेयर्स के स्टेटमेंट्स में अगर 3 स्टेटमेंट दिए हो तो एक स्टेटमेंट हमेशा बेसिक्स कवर करने के लिए कोशिश करता है. अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की 2013, 2011, 19, 21 और फिर से 19 में, इन सारे क्वेश्चंस को रिपीट होते हुए हम बैंकिंग सेक्टर से देख सकते हैं. और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत बार 2011, 11, 13 और फिर से 11, और अगर हम आगे जाकर देखें 2013 के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं. अगर आप इन्फ्लेशन की जनरल ट्रेंड इन द क्वेश्चन आस्किंग के टोन में बात करेंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन किस तरीके से साइकिल कंप्लीट करता है इन एवरी क्वेश्चन. इन्फ्लेशन के बारे में अगर बात करना है तो मनी सप्लाई, प्राइस राइज, वेजेस, और उसके अंदर बैंक्स, हो सकता है वो सेंट्रल बैंक हो,
और जो पब्लिक बैंक्स, ये साइकिल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने के काबिल बन जाता है। अगर हम देखें क्वेश्चंस के आस्किंग टोन्स पहले 2011 में बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उसकी एप्लीकेशन 2013 के अंदर शुरुआत होती है। आप देखेंगे अ राइज इन जनरल लेवल प्राइजेस मे बी कॉज्ड बाय, अब देख सकते हैं कि कॉजल इफेक्ट का जब भी कोई भी एग्जाम्पल बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उस कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई करके उसके कॉज एंड उसके इफेक्ट्स को इमेजिन और एसेस करना है। अगर हम बात करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से कवर किया जाए, तो आपको हाई इम्पैक्ट थीम्स का एक शेड्यूल मिलेगा, आपको एक माइक्रो एनालिसिस मिलेगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसे आपको बस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना है फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर हम बात करते हैं एंशंट हिस्ट्री की, एंशंट हिस्ट्री के अंदर टेम्पोरल डेवलपमेंट ऑफ आईवीसी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी यानी कि स्पेशल ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट ऑफ आईवीसी ये इतना ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर ज्योग्राफी के उस आईवीसी के लोकेशंस के बारे में पूछा जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में एक जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ है, उसके अंदर जो भी आईवीसी की साइट है और वो पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस का हिस्सा है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स ज्योग्राफी जब भी हम बात करते हैं आईवीसी की, जब उसे कवर कर रहे होते हैं तब हम उसे 3 लेवल में करना चाहिए। सबसे पहला आपको उसकी इंफॉर्मेशन जो कि टेम्पोरल यानी कि उसकी टाइमलाइन और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर फोकस करना है। उसके साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर की जो भी आपकी सोर्स आपने कंफर्टेबल फील किया है खुद को, उसके साथ आपको उसे रीड करना है। आपको आर्ट एंड कल्चर सेपरेटली आईवीसी या एंशिएंट टाइम का नहीं पढ़ना है। आप जब अपनी एंशिएंट की किताब पढ़ रहे होंगे तभी आपको आर्ट एंड कल्चर की उसके साथ साथ ही किताब ओपन कर कर पढ़ना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में एक खास बात देखी गई है जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। उसके अंदर अशोकन पिलर्स, एडिक्ट और या फिर कोई भी किसी भी फॉर्म में अशोका का नाम, या तो वो ऑप्शंस में रहेगा, हो सकता है वो गलत हो सही हो, या फिर क्वेश्चन अशोका के इर्द गिर्द घूमेगा। तो मौर्यन पीरियड की ये खासियत है कि आपको अशोकन का जो भी पिलर्स है, एडिक्ट्स है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी है या उसकी टर्मिनोलॉजीज है, उसको अच्छे से कवर करना है। आप अगर थर्ड इसमें जाएंगे तो गुप्ता पीरियड है। गुप्ता पीरियड के अंदर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि टर्मिनोलॉजीज पे बहुत ज़्यादा फोकस है। जब यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है तो वो अलग अलग टर्म्स के बारे में पूछता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स गुप्ता टाइम के पीरियड में कैसा था, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये तो हर साल की फेवरेट थीम है। अगर हम बात करते हैं आईवीसी के अंदर, जैसे मैंने कहा कि आपको उसके इथॉस के बारे में पता है, यानी कि उसके लोग, उसका कल्चर किस तरीके से रहा, वो क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये ऋग्वैदिक पीरियड का क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक पीरियड का क्वेश्चंस के अंदर यूपीएससी का फ्लो बहुत कांस्टेंट नहीं रहा है, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड में हल्का सा डिफरेंस क्या है, आपकी उसकी एक ब्रॉडर आइडिया होनी चाहिए। उस बेसिस पर यू माइट बी एबल टू क्लियर दैट क्वेश्चन विथ कॉमन सेंस एंड लिटिल बिट इन्फॉर्म्ड लॉजिक। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम बात करते हैं मौर्यन पीरियड की, तो मौर्यन पीरियड में जैसे हमने कहा अशोका और मेजर रॉक एडिक्ट्स, आप इधर इस क्वेश्चन में देखेंगे कौटिल्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अशोका और उसके एम्पायर में फर्स्ट डिसाइफर्ड एडिक्ट्स क्या है। आप देखेंगे जो भी मैं आपको थीम्स में करवा रहा था, वो आप पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम्स के अंदर देखेंगे। आप यहाँ पर भी देखेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछा है और ऑप्शन में अशोका है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर बार अशोका एक सही आंसर मिलेगा, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ अशोका and what are the developments happened in Ashoka's period. If we will talk about Gupta period, Gupta period के अंदर जैसे हमने कहा कि किंग और डायनेस्टीज
और उसके साथ टर्मिनोलॉजीज़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 2023 का क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी की, तो हम बात करते हैं हर्षवर्धना, जो भी गुप्ता पीरियड की टाइमलाइन है और उसके साथ साथ होने वाले जियोग्राफिकल लोकेशन की एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग है। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है रट्टा नहीं मारना। आपको मैप के अंदर उसके इम्प्लीकेशंस देखने हैं। मान लो कोई भी डायनेस्टी अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी टाइम पीरियड आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको जिस तरीके से टाइम मूव हो रहा है उसी तरीके से इमेजिन करना है कि मैप के अंदर भी उस डायनेस्टी का, उस टाइम पीरियड का क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। एंड दैट डेवलपमेंट मस्ट बी वेरी इंटरलिंक्ड। जब भी आप तैयारी करेंगे, आप अपने टैबलेट में या अपने लैपटॉप में या अपने फ़ोन में मैप्स देखा करेंगे उन टाइम फ्रेम की, और देखेंगे कि इस टाइम पर नॉर्दर्न साइड में ये सारे डायनेस्टीज डोमिनेट कर रहे थे, सदर्न साइड में ये डायनेस्टीज डोमिनेट कर रहे थे, और उन दो डोमिनेशंस के बीच में कोई ना कोई एक दूसरे को टसल दे रहा था। और वो तीन अगर आपको पता है तो आपको हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर लॉजिक लग सके कि नहीं नहीं, ये डायनेस्टी के टाइम पर तो सदर्न रीजन में ये डायनेस्टी हुआ ही नहीं करती थी। तो इस तरीके का इन्फॉर्म्ड लॉजिक लगने के लिए आपको एक नॉलेज किस तरीके से हेल्प करता है वो हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं किस तरीके से इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर हमेशा यूपीएससी फोकस करते हैं, तो जैसे कुल व्यापार, द्रोण व्यापार, ये क्वेश्चंस आए थे। ये क्या है? अगर हम बात करते हैं इसको बहुत इंटेलिजेंटली अगर सॉल्व करने की भी कोशिश करें, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या है, ठीक है, बट यूपीएससी का ट्रेंड ये कहता है हमें कि कोई भी क्वेश्चन अगर वो टर्मिनोलॉजीज के गुप्ता पीरियड के आसपास पूछ रहा है तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट और उसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में मोस्टली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, तो ये रिलीजियस रिचुअल्स तो हट जाता है। उसके बाद बचते हैं तीन जो इकोनॉमिक के कोई ना कोई एस्पेक्ट को छू रहा है। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, कॉइन्स, फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लैंड। अगर हम बात करें इन तीनों में अगर कंफ्यूज हो भी गए तो भी यूपीएससी वांट कि आपको एक रास्ता दिखाए। वो बता रहा है मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। तो यूपीएससी वांट्स कि आप इन दो में से जो लैंड वाले जो भी ऑप्शन है उसमें से चूज करें। अब अगर बात करेंगे उस पीरियड की, तो अर्बन लैंड का मेजरमेंट इतना बड़ा इशू नहीं हुआ करता था जितना मेजरमेंट ऑफ लैंड का इशू हुआ करता था। तो मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डोमेन्स किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी टाइम पीरियड में, इन एनी डायनेस्टी। ठीक है, तो जैनिज्म बुद्धिज्म का तो ऐसा हाल है कि हर साल क्वेश्चन आते हैं, कभी एक कभी दो। अब जब बात करते हैं बुद्धिज्म को कवर करते वक्त हम ये जानते हैं कि किस तरीके से बुद्धिज्म को कवर करना है। सबसे पहला उसकी टर्मिनोलॉजीज और उसके सेक्ट्स। अब ये जो जानने की ज़रूरत है ये आपको बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिज़्म के अंदर इतने सेक्ट्स आप निकल के आ जाएंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसके अंदर 20-20, 30-30 सेक्ट्स बुद्धिज़्म के कवर किए गए। उतनी करने की ज़रूरत है नहीं। आपको सिंपल और प्लेन जो कोई भी अंडरस्टैंडिंग बुद्धिज़्म की है वो एक लिमिटेड सेक्ट्स तक यूपीएससी आपसे क्वेश्चन करते हैं, वो भी मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर करूँगा। जब हम बात करते हैं जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म में सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी जो भी क्वेश्चन पूछने की नेचर होती है वो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर होती है और आर्ट एंड कल्चर के ऊपर होती है। तो आप जब बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो वो अजंता एलोरा के साथ कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन जब जैनिज़्म की बात आती है तो क्वेश्चन की एक ट्रेंड देखी गई है कि वो जैनिज़्म के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके साथ साथ आर्ट एंड उसके कल्चर के साथ फोकस करेंगे। अगली थीम है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है डॉन ऑफ मेडिवल इंडिया, दूसरा है दिल्ली सल्तनत, तीसरा है विजयनगर एम्पायर और मुगल एरा। अगर बात की जाए डॉन ऑफ मेडिवल इंडिया की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसके किंगडम्स को कवर करना और उसका प्रेजेंस इन इंडिया, जहाँ पर वो टेम्पोरली कैसा डेवलप हो रहा है और जोग्राफिकली कैसे डेवलप हो रहा है, और उसके साथ साथ इन डायनेस्टीज़ को एक अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है।
अच्छे से कवर करना मतलब कितना कवर करना, इसे ही स्मार्ट तैयारी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी लोकेशन देख लो, उसकी टाइम फ्रेम देख लो, उसका किंग कौन है वो देख लो, और उसकी किसके साथ लड़ाई हो रही थी वो देख लो, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इतनी 4 चीज़ें देखनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना इसका। ठीक है, उसके बाद सी पोर्ट्स और टैक्सेशन सिस्टम को हमें अच्छे से कवर करना है। अब ये टैक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट फिर से आ गया। हमेशा यूपीएससी फोकस कर रहा है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, तो यहाँ पर सी पोर्ट्स और टैक्सेशन सिस्टम कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सिंपल है क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी समझ लो, आप उसकी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ध्यान दो। आपका क्वेश्चन 50% आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना या एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखोगे। अब उसके साथ साथ आपको इन्वेजन ऑफ मंगोल देखना है, उसके साथ साथ फिर से वहीं इकोनॉमिक एस्पेक्ट और सूफीज़म को बहुत अच्छे से कवर करना है। सूफीज़म को क्यों कवर करना है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर जो थीमेटिक स्टडी ऐसा कहती है कि कोई भी सूफीज़म या भक्ति सेंट वो क्या करेंगे, उसके कंटेम्प्रेरी या फिर उसके आसपास के राजा या फिर दिल्ली सल्तनत हो या मेडिवल इंडिया के अंदर जो किंगडम्स है उसके अंदर हो, उनके साथ उनके किंग्स को कंपेयर किया जाता है कि क्या निम्बर का वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। तो इस तरीके से उसे कंपेयर किया जाता है। और अगर आप दोनों में से किसी एक की भी श्योरिटी रखते हो कि ये इस टाइम फ्रेम में था और ये इस टाइम फ्रेम में, तो आपको उस ऑप्शन को, आपको उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में एक इन्फॉर्म्ड लॉजिक लगता है। अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो विजयनगर और बहामनी किंगडम को कवर करते वक्त कुछ एस्पेक्ट्स यूपीएससी कवर करता रहता है। वो है वुमेन का स्टेटस कैसा रहा, फिर उसके अंदर टैक्सेशन की सिस्टम कैसी रही, इकोनॉमिक एस्पेक्ट कैसा रहा, और उसके साथ साथ संगम डायनेस्टी हल्का बोल्का उसके साथ कवर करता है। फिर आता है मुगल एरा। मुगल एरा में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया फोकस किया जाता है बाबर और अकबर के ऊपर और उसके इर्द गिर्द घूमने वाली टर्मिनोलॉजीज पर। उसके साथ साथ किस तरीके का मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या वो सेंट्रलाइज था, क्या वो डिसेंट्रलाइज था, किस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम हुआ करती थी, किस तरीके से इकोनॉमी वहाँ पर ड्राइव करती थी, इकोनॉमी के रिलेटेड कॉइन्स हो गए, फिर या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते थे। अब मुगल एरा वॉज वेरी फेमस एंड डोमिनेटेड बाय द भक्ति मूवमेंट, और भक्ति मूवमेंट के लिंकेजेस मुगल एरा के साथ आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया कि वॉज अ निम्बर का कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा यूपीएससी के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम थोड़े एविडेंसेस की बात करें तो डॉन ऑफ मेडिवल इंडिया के अंदर आप देखेंगे किंग और उसकी डायनेस्टी पूछी जा रही है। अगर आप देखेंगे कि ये ट्रैवलर, ह्यून सिंह ट्रैवलर जो है, जो हर्षवर्धना के टाइम पीरियड पर आया था, वो कैसे उसकी इकोनॉमी और सोशल लाइफ डिस्क्राइब करता है। अब आप देखेंगे वो क्या कहता है कि रोड्स एंड रिवर राउट्स वेर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। अब कंप्लीटली, ठीक है, इसको हटा दो। मैं हालांकि ये वीडियो उस रिलेटेड तो है नहीं कि किस तरीके से क्वेश्चन और लॉजिक लगाया जाता है, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ जस्ट टू शेयर कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द रोड्स एंड रिवर राउट्स वेर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। अगर इसमें आपको चेंज करना है तो आप क्या चेंज करेंगे? आप एनसीईआरटी कोई किताब लिख रहे हैं या कोई पढ़ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? द रोड्स एंड रिवर राउट्स वेर इम्यून ऑफ फ्रॉम रॉबरी एट सम एक्सटेंट। बट ये कंप्लीटली वर्ड जो है वो बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, एंड दैट दिस एक्सट्रीमिटी इज अंडर द इम्प्रेशन एंड इन्फॉर्म्ड लॉजिक। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली दिखा, एक्सट्रीमली दिखा बोलकर उसे हटा दिया गया है, उसको आगे और पीछे के बैकवर्ड लिंकेजेस देखकर उस वर्ड को हटाया जाएगा। तो इस तरीके से हमें लॉजिक लगाना सीख जाना है। जब हम बेसिक्स कवर करेंगे तो हमारा लॉजिक के ऊपर भरोसा भी स्ट्रांग होता है। अब देखेंगे कि आप पल्लवा का और प्रतिहरा का कैसे, किंग कौन है, क्या है, उसकी क्रोनोलॉजी यहाँ पर पूछी जा रही है। तो हमेशा क्रोनोलॉजी, टाइम पीरियड, स्पेशल डेवलपमेंट, टेम्पोरल डेवलपमेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे काकतिया किंगडम के बाद बारे में पूछा गया है कि क्या है, सी पोर्ट क्या है। ठीक है, अब सी पोर्ट, इसका आंसर तो मोटोपली है, वेरी इजी आंसर क्वेश्चन। इसको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसे हम लोगों ने सॉल्व किया था जब हम रियल टाइम में एग्जाम दे रहे थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम बात करेंगे किस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था,
ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की जो सीरीज़ है वो हमारी PYQ सीरीज़ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमने जो थीम्स आपके लिए इकट्ठा किए हैं वो कितने एविडेंस बेस्ड है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली के सुल्तान, इक्ता सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द खलजी सुल्तान। तो आपको टेम्पोरल फिर से आ गया, टेम्पोरल डेवलपमेंट, ठीक है, याद नहीं रखना दैट लाइक टेम्पोरल डेवलपमेंट को आपको इस तरीके से समझना है कि आप कभी उसके बारे में फैक्ट बेसिस पर बर्डन ना होंगे अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, कुलंदरान पूछा था, 2023 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश की, ठीक है, फिर से चंगेज़ खान, ठीक है, मंगोल इन्वेशन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, फिर राजा टू ऑफ विजयनगर एम्पायर। किस तरीके से इन क्वेश्चंस को मैंने कहा था कि जब अगर हम इंडिया का मैप इमेजिन करते हैं तो नॉर्दर्न साइड के अंदर और सदर्न साइड के अंदर जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है उसको साइमल्टेनियसली देखना है, तभी जाकर हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जहाँ पर मुगल एरा, बाबर, अकबर, उनकी टर्मिनोलॉजीज, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन एंड इकोनॉमी, इनको रिफ्लेक्ट किया जाता है, तो आप देख सकते हैं जागीरदार क्या था, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ठीक है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट में भी उसे कवर किया जा सकता है विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन। अब ये जो भी है थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि आसान भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज भी हो रखे थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बाबर। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से निम्बर का ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको वर्बली बताया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं योग वशिष्ठा, अकबर, ठीक है, किस तरीके से अकबर के ऊपर, बाबर के इर्द गिर्द ये क्वेश्चंस घूमते हैं। तो आप इमेजिन करो जब आप ओपन करते हैं कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट जो मेडिवल जैसा हेवी सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए, तो कितने ज़्यादा पेजेस आप लॉस्ट रहते हो, कितने ज़्यादा आपको बस इतने एलिमेंट्स करने हैं और वो बार बार करने हैं, ठीक है। विजयनगर एम्पायर अगर बात करते हैं तो संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कल्याण मंडपा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय रूलर जो विजयनगर के थे, उनके बारे में टैक्स रेट क्या थे, उनके ड्यूरेशन में इंडस्ट्रीज़ का टैक्स कैसा था, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से विजयनगर के अंदर वुमेन की स्टेटस के बारे में डिस्कशन होते हैं, किस तरीके से यूपीएससी वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन कि उस टाइम पर वुमेन का स्टेटस कैसा था। ये क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि वुमेन हर कोई काम कर सकती है जो मेल कर सकता है, ठीक है, इन हर कैपेबिलिटीज़। और अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन पूछे जाने की आइडिया क्या है, यूपीएससी वांट्स यू टू थिंक इन अ वे जो इस तरीके से है कि एक प्रीजुडिस अपने दिमाग में आए, ठीक है। तो हमें पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो हम लोगों ने इसको 4 मार्क किया था और 1 2 3 4 के साथ हम लोग गए थे। अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ डोमिनेट होते हैं तो वो गांधीयन एरा है, ठीक है। गांधीयन एरा को अगर हम थोड़ा सा अर्लियर से ही लेने की कोशिश करते हैं, जहां पर 1909 के एक्ट के बाद की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। आई अंडरस्टैंड कि गांधीयन एरा इससे थोड़ा सा बाद में आया है, लेकिन जब गांधीयन एरा को हमें डिस्कस करना होता है तो इसका ये जो बैकग्राउंड होता है फ्रॉम 1909 ऑनवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू कवर गांधीयन एरा इन सच अ सेंस दैट आपको कोई फैक्ट्स रटने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर पिक्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का रहे, ताकि आपके पास अगर मान लीजिए फैक्ट भी नहीं आ रहा है उस टाइम पे दिमाग में, तो आपके पास वो आइडियाज़ हो जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस के ऊपर, स्टेटमेंट्स के ऊपर लॉजिक लगा सके, आप सोच सके कॉमन सेंसिकली क्या हो सकता है इसका आंसर। अब अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के अंदर मैप बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसकी पोर्ट लोकेशन। आपने हमेशा क्वेश्चन देखा होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में, पोर्ट के ऊपर पूछा जाता है, फैक्ट्री के ऊपर पूछा जाता है। तो ये 2 एरियाज़ अगर यूपीएससी कवर करते रहता है तो आपको भी इसे कवर करना है। उसके बाद अगर देखना है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो ईआईसी के दौरान था,
इन द ईयर ऑफ 1757 एंड 1856, जहाँ पर लैंड रेवेन्यू की सिस्टम के बारे में आपको बात करनी है कि ज़मींदारी सिस्टम क्या था, ठीक है, आपको सरदिशमुखी टैक्स क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम्स में, अगर अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स में रैयतवारी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी लैंड रेवेन्यू के सिस्टम्स थे उस टाइम के पीरियड में, यूपीएससी उस क्वेश्चंस के फॉर्म में इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को पूछते हैं। यूपीएससी के लिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो होती है वो एक बहुत कोर हिस्सा होता है। अब इसको कवर करने की एक आइडिया है, यहाँ पर लिखा गया है कि कोर आइडियाज ऑफ द मूवमेंट एंड पर्सनैलिटीज, यानी कि कोई भी मूवमेंट हो रही है, चाहे वो ट्राइबल है, चाहे वो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, उसके अंदर लीडर कौन थे, उनके सक्सेसर कौन रहे, और उसकी इथॉस क्या थी, कि भाई वो किसके बेसिस पे आधारित था, उसकी फिलॉसफी क्या थी, क्या उनका नेचर प्रोग्रेसिव था, रिग्रेसिव था, ठीक है, कितने ज़्यादा एग्रेसिव थे, कितने ज़्यादा रेडिकलिस्ट थे। इन सारी चीज़ों की हल्की सी आइडिया होना, इससे कारण बहुत बार आप ऑप्शंस की तरफ, सही ऑप्शंस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। इसके साथ आपको फैक्ट्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अगर आइडियाज़ है तो आप बहुत अच्छे से आंसर तक पहुंच सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट की 1858 से लेकर 1907 तक आपको डेवलपमेंट समझनी है। अगर इसे बात करें तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से लेकर आगे तक जो गांधीन एरा है, उस टाइम फ्रेम तक आपको इसे बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ये आपको प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन मेंस में इस टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, 1907 का सूरत स्प्लिट, देन मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, शिमला पैक्ट, फिर उसके साथ 1909 का एक्ट। तो ये सारी डेवलपमेंट्स एक बहुत लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करती है अपने मॉडर्न हिस्ट्री में और इंडियन नेशनल मूवमेंट में। फिर उसके बाद आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1907 टू 1917, जहाँ पर रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी ड्रिवन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। इतने गारंटी से कह रहे हैं कि आप जाके देखिए, पर्सनालिटी क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा डोमिनेट होते हुए मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी आपको अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जब बोलता हूँ सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स 70 to 80%। और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तो एक्सेप्शंस हमेशा रहता ही है, लेकिन हमें एक ट्रेंड देखना है, हमें एक जनरल एनालिसिस देखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोप की, तो देख सकते हैं कौन सा भाई फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस इस्टेब्लिश किए हैं, कौन सी कंपनी ने कहाँ फैक्ट्री डाल रखी है, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। न्यू वर्ल्ड और उसका ओल्ड वर्ल्ड में क्या, कौन से क्रॉप्स है, ये सब इकोनॉमी आप देख रहे हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट सारे, ठीक है। वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जेसुइट ऑर्डर, ठीक है, फ्रांसिस जेवियर। अब ये सारी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि पर्सनालिटी ड्रिवन है, और अर्ली यूरोपियंस के आने के ऊपर के क्वेश्चंस सारे हैं, ठीक है। कंपनी कहाँ पर लोकेटेड थी, फिर से वही फैक्ट्री, कंपनी, सी पोर्ट्स, ये सारे क्वेश्चंस। एडमिनिस्ट्रेशंस की अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात आती है, ठीक है। किस तरीके से अगर रैयतवारी सिस्टम देखा, सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड रेवेन्यू, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। इसे अगर आप कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव कवर करने की ज़रूरत है नहीं। आप देखेंगे कि किसी भी गवर्नर जनरल की कोई खासियत है, तो उस टाइम पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अगर वो लेते हैं, तो उसके साथ साथ उसके आगे के एक या दो जो गवर्नर जनरल्स होते हैं, उससे या तो वो रिफॉर्म करते हैं या उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सिडरी अलायंस के बाद की आगे की फर्दर डेवलपमेंट क्या रही, क्यों रही, उसका रीज़न क्या था, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट लगा कि सब्सिडरी अलायंस आनी चाहिए थी, और अगर वो आई तो क्या वो ठीक थी, क्या उसके इम्प्लीकेशंस थे। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप मियर फैक्ट सब्सिडरी अलायंस क्या है इसके ऊपर जोर देते नहीं हैं, रादर दैन यू अप्लाई व्हाट, इसे कहते हैं कि एनालिटिकल स्किल्स को आप बहुत बेहतर तरीके से कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें फिर से ये लैंड सेटलमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ
एज एन एस्पिरेंट भी आपको ये समझना चाहिए कि भाई इतने सारे प्रूफ्स दिखा रहे हैं तो क्यों ना मैं इन सारी थीम्स को कवर करते जाऊं। आप देखेंगे सोशल रिलीजियस क्वेश्चंस के अंदर भी इन्हीं सारे पर्सनालिटी ड्रिवन, ठीक है, देखिए आप कहाँ पर भी, आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको हमेशा पर्सनालिटी ड्रिवन क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसके इथॉस के बारे में बात करेंगे। फिर आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1858 टू 1907 तक की डेवलपमेंट होती है, जिसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये सारी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान रहते हैं। ये वाला टाइम पीरियड बच्चों के लिए समझना आसान होता है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बाद जो कुछ भी चीज़ें हम देखना या पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत हम आसानी से लॉजिकल कनेक्शंस जोड़ने शुरू करते हैं क्योंकि हमें बहुत आसान तरीके से एक कहानी पता होती है कि 1905 के अंदर किस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, किस तरीके से 1906 के अंदर फिर मुस्लिम लीग को बुलाया जाता है शिमला, फिर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है, फिर सूरत स्प्लिट होती है, फिर उसके साथ कांग्रेस टूटने लगता है। फिर ब्रिटिश को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने मुस्लिम्स को कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है एंड कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हो गई तो आई शुड कैपिटलाइज इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो 1909 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट की आइडिया लेकर आते हैं जहाँ पर डिवाइड सोसाइटी करने की कोशिश की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो कि एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसे बेसिस रहता है फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें अगर वो लॉजिकल कनेक्शंस पता है तो किस तरीके से आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हो ज़रूरी नहीं कि हर फैक्ट याद हो, ह्यूमन ब्रेन है भाई। यूपीएससी चाहती है कि आप लोगों को एक कॉमन सेंस हो और ये सारी कुछ सीरियस एस्पिरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कूट के भरा होता है और जो एस्पिरेंट ऐसा होता है कि जो उतना सीरियस नहीं है बेचारा, वो क्या करेगा ना, एक एक लाइन रटेगा। उसको ये होता है कि भाई मैं कुछ भी ना मिस करूं, मैं ये भी पढूं मैं वो भी पढूं, बट वो जो पढ़ना है उस पर ज़्यादा फोकस करता नहीं है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करता, उस आइडिया को रमंथ नहीं करता है। तो उसके कारण ना उसके दिमाग में कहानी नहीं बनती। कहानी नहीं बनेगी तो आप फंसोगे। अगर आप फैक्ट के बेसिस पे जाओगे एग्जाम में तो फंसोगे। ये जो कुछ भी वीडियो है, ये जो कुछ भी थीम्स है, ये उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए है जो बहुत सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, अपने माइंडसेट को अलग तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। और ये वीडियो के साथ कोई जादू की छड़ी नहीं आपको मिलने वाली। ये जो कुछ भी शेड्यूल दिया है ये इतना अच्छे से डिजाइंड है कि आप पूरे दिन भी पढ़ोगे तो भी आपको हल्का फील होगा। आपके पास एक ही कंडीशन है, आप अपने से खुद के ऊपर बर्डन देते हो तो इट्स योर कॉल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले एरा की, जो गांधीयन या रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एरा है, उसके अंदर आप देखेंगे सब कुछ पर्सनैलिटी ड्रिवन, ठीक है। गदर मूवमेंट के अंदर उसका क्या आइडिया थी गदर मूवमेंट की, वो पूछा गया है। अगर बात करते हैं गांधीयन एरा की, गांधीयन एरा हैज़ अ वेरी डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो इस एरा को मैं कहता हूं कि इसे एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो गांधीयन एरा आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके अंदर हम ये प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते कि किस डोमेन से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज आई वांट यू टू बी वेरी साउंड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जहाँ पर गांधी जी 1917 1919 उसके बाद के जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको इतना थरोली प्रिपेयर्ड रहना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप उसको टैकल कर सके। और आपके लिए मेंस के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है मैं बताता हूँ। जहाँ पर भी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करनी होती है, जहाँ पर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की बात करनी होती है, तो वहाँ पर आप इस एरा का बहुत अच्छे से सहारा ले सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग। बट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन आवर प्रीलिम्स पार्ट। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एरा आप थोरोली थ्रू आउट एक टाइम फ्रेम में अंदर, अगर आप मेरी बात करेंगे तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो इन सारी डेवलपमेंट्स को मैंने 3 पेजेस के अंदर एक टाइम फ्रेम के साथ बना के रखा था। मान लीजिए ये पेज है तो मैं इस तरीके से टाइम फ्रेम बनाता था और ऐसे 10-15 टाइम फ्रेम एक पेज के अंदर, उसके साथ साथ क्या डेवलपमेंट हुई ये इस तरीके से मैं इसे नोट डाउन करता था, ताकि मेरे साथ जो भी डेवलपमेंट होती है वो उसका कॉज एंड इफेक्ट इस तरीके से मैं एक पेज के ऊपर उसे नोट डाउन करता था, ताकि मेरे पास याद ना रखने की कैपेसिटी हो, ताकि मैं उसे अप्लाई करूं। अगर हम बात करते हैं वही गांधी एरा की, तो गांधी एरा के ऊपर 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इन सब सालों में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ट्राइबल अपराइजिंग्स की, ट्राइबल अपराइजिंग्स में कोई कीवर्ड पूछा गया है उन्मूलन। अब जो कोई लोग
जानते हैं कि उन्गुलन जो वर्ड होता है वो बिरसा मुंडा के रिलेटेड है, ठीक है। तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हर एक को ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है। कोई उस पार्ट ऑफ द इंडिया से नहीं हो सकता जिसके लिए ये वर्ड बहुत आसान हो, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिगो रिवोल्यूशन, उसका कल्टीवेशन, उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाता है। संथाल अपराइजिंग, तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, अपराइजिंग, उसके साथ वो वाई क्यों हुआ, ठीक है, फिलॉसफी क्या थी या फिर डिमांड क्या थी, और उसके साथ उसे लीड या पर्सनालिटी क्या थी। और अगर हो सके एक्स्ट्रा तो आप ये एड ऑन लोकेशन, वो कहाँ हुआ था, किस एरिया को इसने इम्पैक्ट किया था, ये ज़रूर 4 डायमेंशंस इसके अंदर आपको कवर करने हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डेवलपमेंट्स और उसके सारे एक्ट्स की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो कोई भी एक्ट्स है, जो हम बोलते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो सारे एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे एक्ट्स को रटना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे ना, एक एक्ट दूसरे एक्ट के साथ किस तरीके से लिंक है, वाई द प्रीवियस एक्ट फेल्ड एंड व्हाट चेंजेस इट रिक्वायर्स फॉर द नेक्स्ट एक्ट, ठीक है। अब ये दोनों का लिंकेज अगर आपको पता चल गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कोई भी एक्ट को आपको रटना नहीं है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एक्ट, तो हमने देख लिया इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जहाँ पर इंडियन प्रेस, एजुकेशन पॉलिसीज़, ठीक है, इन सब के ऊपर फोकस आता है। जैसे हम देख सकते हैं इंडिगो कल्टीवेशन, जो प्रीवियसली हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली क्या रिजल्ट्स रहे ब्रिटिश रूल के लिए 19th सेंचुरी, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट था उनके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज, ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और इकोनॉमिक गोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी पूछ रहा है कि क्या था। अब तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने आए थे, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने आए थे, इन द सेंस कि भाई जो कुछ भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है हम इंडिया के साथ करेंगे। तो यही एस्पेक्ट स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली क्या रिजल्ट्स रहे वो पूछ रहा है। आपको यहाँ पर ना पॉलिटिकल घुसाना है ना कुछ और घुसाना है, उसने क्लियर कट बोल दिया इकोनॉमिकली, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की और उसके साथ साथ 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो वो कैसा रहा इंडिया के ऊपर, कैसा, हमेशा ये वाला जो एरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, वो घूमेगा कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट करते गए। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही हाँ टोन याद रखनी है। आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत एक्सट्रीम मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इट विल हेल्प यू टू एटलीस्ट नैरो डाउन टूवर्ड्स वेरी बेटर ऑप्शन टू टिक, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी फॉलो। हो सकता है आपको कन्विक्शन ना आए, बट ट्राई ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, और आप इस तरीके से आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके देखना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर आपको हेल्प लगेगी, आपको लगेगा कि ये हेल्पफुल है, तो आप उसे अप्लाई करते रहना, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्पल, रॉक कट केव्स, अशोकनेडिक्ट्स आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर। पेंटिंग्स में आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा ऑल पेंटिंग्स का, जहाँ के अंदर जो फोक पेंटिंग्स है, ठीक है, लोकल वाली पेंटिंग्स, उसके अंदर ज़्यादा फोकस करना। परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी आप डांस, म्यूज़िक, थिएटर, मार्शल आर्ट एंड पपेट्री को फोकस करना। अब जब भी हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जब एंशियंट, मेडिवल आप कवर करेंगे, उसी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर आप फोकस करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी डेवलपमेंट्स है ये इन दो एराज के बीच ही है। ये मान लीजिए टेम्पोरल एंड स्पेशल डेवलपमेंट आप देखेंगे, उसके साथ साथ आप कल्चरल डेवलपमेंट देखेंगे। इसको आइसोलेशन में मत तैयारी कीजिए प्लीज़, ठीक है। इससे होगा क्या, आप अपने दिमाग में बैठा पाएंगे कि इस डायनेस्टी पे ये कल्चर हुआ था, इस डायनेस्टी पे ये स्कल्पचर बना था, इस डायनेस्टी पे ये टेम्पल बना था। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट इन ए डिफरेंट सेंस। आप एक बहुत हार्मोनियसली इन दो सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करते हुए पढ़ सकते हैं।
इसके अंदर क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली सोमनाथ मंदिर के ऊपर उसके डेवलपमेंट पूछी, तो अगेन टेम्पल इज़ द थीम, ठीक है। फिर उसके बाद रॉकेट श्राइन्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौसा योगिनी, फिर से टेम्पल, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगी कि फिर कैसे अजंता एलोरा, ठीक है। फिर उसके बाद कल्याण मंडपा अगेन टेम्पल, ठीक है। फिर अशोका, ठीक है, का पोर्ट्रेट क्या है, राइनो अशोका, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, अगेन यू गो फॉर दैट। फिर सन टेम्पल अगेन, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। तो हमेशा ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर को उस तरीके से कवर करोगे तो बहुत इम्पॉर्टेंटली आपको हेल्प होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको फैक्ट रटने का बर्डन फील नहीं होगा। आपको अगले 60 दिन में यही फोकस करना है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्ट तरीके से प्लान आउट कर रही है। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, तो मैं आपको डायरेक्टली ये सारे टर्म्स, ये सारी ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक हैज़ बिन कवर्ड इन अ वन डॉक्यूमेंट, जो आप वेबसाइट की लिंक के पास ऊपर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक अ लुक एट अ शेड्यूल विच यू कैन फॉलो. This has started from 7th of March, 2 days back. It is for my personal mentorship program at our Zest IAS Institute. It is for the internal students what we have provided. And right now what we are doing is कि इन सारी थीम्स को आप कवर करेंगी उन दिनों में। हो सकता है आपको पॉलिटी करने का मन ना हो, ठीक है, आप इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज कीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिवाइड करके, जो माइक्रोली एनालाइज टेबल्स है, जो टॉपिक्स है, जो कीवर्ड्स है, जो एरियाज़ है, जो डायमेंशंस है, उसको कवर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके 60 डेज़ के अंदर ही, अगर मैं देखूँ 56 डेज़ के अंदर ही आपकी पूरी बेसिक थीमेटिक स्कीम, जो कि साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के एक बज़वर्ड्स एंड कीवर्ड्स जो यूपीएससी के फेवरेट कीवर्ड्स है, उसके ऊपर वो भी कवर करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ 56 डेज़ के अंदर आप अपना पूरा 56 to 57 डेज़ के अंदर आप अपना कवर कर सकते हो। और अगर बचे हुए दिन अगर आपको इस तरीके से भी डिवाइड करने हैं तो एक स्मार्ट और शॉर्ट क्रिस्प शेड्यूल भी आपको दिया गया है। लेकिन ये जो डिटेल शेड्यूल है वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू प्रायोरिटाइज द एरियाज़। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी आपके सजेशंस हो, कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो वी फील फ्री टू रीच आउट टू अस एट zestias.com. आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट एंड द टेलीग्राम. Links are provided in the description. Thank you very much. Zest IAS, nurturing minds.